आप सभी का फिर से सृष्टि क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। इतिहास है क्या? देखिए, इतिहास को ऐसे तो बचपन में हम लोग बहुत सारी परिभाषा पढ़ चुके हैं, जैसे इति मीन्स बीती, हास मीन्स कहानी, मतलब बीती हुई कहानी को, बीती हुई घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन इसके व्यापक रूप में और इसको तोड़ा जाए तो इति प्लस ह प्लस आस, जिसका व्यापक रूप में अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित ही हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अनेक परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। जैसे प्राचीन से नवीन की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। दूसरी परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का विवरण, कालानुक्रम विवरण इतिहास कहलाता है। ऐसे अतीत की घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहा जाता है। लेकिन हम 12 की बच्चों की बात करेंगे तो 12 वाले बच्चे इतनी छोटी परिभाषा को या इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे। उनके लिए सबसे जो हमें लगा है सफिशिएंट परिभाषा वो ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर, क्या सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के मानव सभ्यता के क्रमबद्ध विकास के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। अब आते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई। तो सृष्टि अथवा पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति अगर कहें तो लगभग 4.6 अरब साल। अगर यहाँ पे मानव की उत्पत्ति की बात करें तो ये होगा लगभग 3.6 अरब साल। ठीक है, और यहाँ से क्रमबद्ध मानव का विकास होता गया। उसी क्रमबद्ध विकास के अध्ययन को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले इसकी चर्चा किसने की। तो सबसे पहले यूनान के जो पुराना ग्रीक जिसका नाम था, उसके एक दार्शनिक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, किसने, अगर जनक की बात करें तो किसने, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले अतीत की घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया, और तब से लेकर के आज तक एक विषय के रूप में इतिहास को पढ़ा जाने लगा। इसलिए इतिहास का जनक अगर पूछे तो किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। सबसे पहले किस पुस्तक की बात होती है, या सबसे पहले किस पुस्तक में इतिहास को लिखा गया, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो हेरोडोटस ने। अब आते हैं इतिहास को हम लोग जानते किस प्रकार से है। इतिहास को हम लोग, चूंकि इतिहास को हम लोग पीछे की घटनाओं या पीछे की कालक्रम के हिसाब से ही जानते हैं, तो सारा पीछे का बीता हुआ जो होता है वो समय अथवा काल ही होता है। तो काल के हिसाब से अगर बीते हुए समय की बात की जाए, चूंकि बीते हुए समय को हम लोग समय के हिसाब से ही या काल के हिसाब से ही जानते हैं, तो काल अथवा समय के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन?
प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल देखिए, जिसका काल, इसकी अगर परिभाषा पूछे तो प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, इसका काल कब से है तो 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले के समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 5,000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग आत ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1950 तक के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब रही प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में परिभाषा ये है कि वैसा काल अथवा समय जिसका हमारे पास कोई लिखित अथवा साहित्यिक स्रोत साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ होता है उस काल में सिर्फ पत्थरों का ही व्यवहार किया जाता था, इसलिए हमारे पास उसमें लिखित बातें नहीं होती थी, लेखन कला का विकास नहीं था, इसलिए इस कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका काल कब से है तो 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले के जो काल थे वो प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा काल है आद ऐतिहासिक काल। इसका काल कब से कब तक है तो 5,000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य जो समय था, जो काल था, वो आद ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे कि सर 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले तो ठीक है, फिर 5,000, फिर 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, तो यहाँ पे सभ्यताओं का विकास हो रहा था। यहाँ पे चूंकि सबसे पहले ज्ञानी मानव का, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति यहीं पे हुई थी और यहाँ से लोगों ने विकास करना शुरुआत किया था। और यहाँ से प्रथम सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भारत के संबंध में कहा जाता है, इसको देखने को मिला था। इससे पहले हमारे पास सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ था। 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने बहुत सारी चीजों में विकास किया था। फिर यहाँ से हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। हालांकि यहाँ भी आद ऐतिहासिक काल की अगर परिभाषा की जाए, इसका तो जान गए, आद ऐतिहासिक काल की परिभाषा वैसा काल अथवा समय जिसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो भी तो उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब इस काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो अधूरा है, इसलिए इस काल को आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। हाँ, जब इसकी साहित्यिक स्रोत को पढ़ा जा सकेगा, जब इसकी लिखित बातों को पढ़ पाएंगे लोग, तब इसे भी ऐतिहासिक काल में रख दिया जाएगा। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे काल अथवा समय को कहा जाता है जिसमें हमारे पास दोनों प्रमाण उपलब्ध हो, मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक, मतलब लिखित और वस्तुएं जो प्राप्त है दोनों उपलब्ध है। इस काल को हम लोग साहित्यिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब परिभाषा आप लोगों के पास है, आप लोग लिख लेंगे सुन करके। अब हम लोग आते हैं 12 में पढ़ना क्या है। तो 12 में हमें प्रागैतिहासिक काल नहीं पढ़ना है। हाँ, दूसरे वीडियो में हम कंपटीशन वाले वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 12 में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल 11th में पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल की चर्चा हम अलग वीडियो में दूसरे क्लास में करेंगे। प्रागैतिहासिक काल सृष्टि उत्पत्ति से लेकर के कल्प, महाकल्प, युग, उसकी बात हम लोग दूसरे वीडियो में, जब कंपटीशन की क्लास का वीडियो बनाएंगे तो उसमें करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 12 के बच्चों के लिए ही बात करेंगे। 12 के बच्चों को प्रागैतिहासिक काल पढ़ना भी नहीं है, उसमें सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ना है। तो भारत के इतिहास के पक्ष में या भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें तो
भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, अब इसका काल कब से कब तक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर प्राचीन भारत की बात की इतिहास करेंगे तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के काल को हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जानते हैं। फिर 600 ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, अर्थात 1757, 1764 यानी पलासी और बक्सर के युद्ध के काल को हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। और उसके बाद 18वीं शताब्दी से लेकर के 26 जनवरी 1950, इसके बाद के काल, इसके बाद के को हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। तो 26 जनवरी 1950 तक के काल को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात आती है इतिहास के स्रोत की। तो स्रोत की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके स्रोत मतलब प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में हमें मुख्य रूप से वेद है, पुराण है, बौद्ध जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, अन्य कई तरह के स्थानीय ग्रंथ भी है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, कालिदास की बहुत सारी ग्रंथ है। वो सब प्राचीन भारत को इतिहास को जानने का स्रोत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों का विवरण है। विदेशी यात्रियों में कौन कौन लोग थे। तो सबसे पहले मुख्य रूप से 3 का नाम आता है, जिसमें अल-बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर और ऐसे कितने हैं, पेलसर्ट है, टेवर्नियर है, बहुत सारे हैं। और रही बात आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत को जानने का जो मुख्य स्रोत है वो है उस समय की पत्र पत्रिकाएं, दस्तावेज, सर्वेक्षण रिपोर्ट, यात्रियों का विवरण, तत्कालीन संदेश, ये सब आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। अब स्रोत होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर हम बात करें इतिहास के स्रोत, तो इतिहास का स्रोत मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक और तीसरा विवरण या विदेशी विवरण कह सकते हैं, क्योंकि विवरण यहीं आ जाएगा साहित्यिक स्रोत में। अगर देशी विवरण की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जो हमारे पास उस समय की तत्कालीन लोगों ने, इतिहासकारों ने या फिर उस समय के धर्म शास्त्र के जानकारों ने जो लिखा है उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत के रूप में लेते हैं, जैसे वेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब। पुरातात्विक स्रोत जो हमें उस समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, चीजें मिली है, वो सब पुरातात्विक स्रोत के रूप में आता है। तथा विदेशी विवरण मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में विदेशी लोगों का या विदेशियों का आक्रमण ज्यादा हुआ था भारत में। तो विदेशी लोग आए थे और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो लिखते थे, जो लोग रह करके उनके साथ आ करके
यहाँ की स्थिति का वर्णन किया है। उस स्रोत को हम लोग उस समय की विदेशी विवरण के रूप में लेते हैं और उससे उस समय की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि भारत के संदर्भ में कहा जाए तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले या सबसे ज्यादा जो प्रभाव मिलता है वो मेगास्थनीज की इंडिका, जिसे भारत के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, या फिर भारतीय इतिहास के जनक और पूछे तो किसे कहा जाता है तो मेगास्थनीज के। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में। ठीक है, अब रही बात इससे पहले का बात तो पुरातात्विक जो प्रागैतिहासिक काल की बात है, तो प्रागैतिहासिक काल का हम लोग दूसरे कभी वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे, उसको हम लोग बांटेंगे महाकल्प में, युग में, कल्प में, और फिर हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के भाग, वहाँ भी 3 भाग होगा या 3 समय में उसे बांटा गया है 3 काल में। प्रागैतिहासिक काल को पूर्व पाषाण काल या पूर्व प्रागैतिहासिक काल, फिर मध्य पाषाण काल, आधुनिक पाषाण, नव पाषाण काल कहा जाता है, तो उसकी अलग हम लोग चर्चा करेंगे। 12 वाले के लिए यहाँ है, 12 वालों को इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक सिर्फ आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पहला जो सिंधु सभ्यता है उसको पढ़ना है एक चैप्टर में, और उसके बाद 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास को पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में 3-4 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आधुनिक इतिहास को पढ़ना है। फिर अगले दिन हम लोग, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल वाले नोटिफिकेशन को दबा देंगे, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर जैसे जैसे क्लास होगी आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। थैंक यू।